मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में आप लोग क्रिया के बारे में समझेंगे। क्रिया का पूर्ण ज्ञान जो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। 10th में तो पढ़ना एकदम अनिवार्य है क्योंकि यह सिलेबस में है। तो देखिए, हम लोग चलते हैं क्रिया के बारे में, क्रिया के विषय में। आज का टॉपिक क्रिया हिंदी व्याकरण में। अब सर्वप्रथम क्रिया किसे कहते हैं उसको समझेंगे हम। पहले आप लोग पढ़े भी होंगे क्रिया के बारे में, आज भी मैं बता रहा हूँ। लिखा हुआ है, देख लीजिए वहाँ पर, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। एकदम आसान शब्दों में, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, बोलना, हंसना, जितना कम काम करते हैं सब क्रियाएं हैं। जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, मान कर चलिए, उसे हम क्रिया कहते हैं। एकदम आसान है। यह आपकी पुरानी यह परिभाषा है, आप लोग इसको पढ़े होंगे। अब बता रहा है इसमें कि क्रिया के कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है आपका सकर्मक, दूसरा है अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। और सकर्मक किसे कहते हैं उसको हम समझेंगे। आइए यहाँ पर सकर्मक किसे कहते हैं। सकर्मक का अर्थ हुआ कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब कर्म क्या है आप लोग पढ़े होंगे, फिर एक बार मैं बताता हूँ। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, काम करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो वैसा वाक्य हो कि जहाँ पर क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना वहाँ पर हो उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखें यहाँ पर, पढ़ना, लिखना, मारना, ये सब क्या है? यह सकर्मक क्रिया है। पढ़ना सकर्मक क्रिया कैसे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। इसका मैं बता रहा हूँ प्रयोग, कैसे प्रयोग किया जाता है और कैसे यह इसमें कर्म कहाँ है बताते हैं आपको हम। वह पत्र लिखता है। यह लिखना और पढ़ना जो सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है वाक्य में। तो देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ना क्या है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाला काम हो रहा है पुस्तक पर, या पढ़ने वाला काम हो रहा है पुस्तक पर, इसलिए पुस्तक हो गया। पुस्तक है तो क्रिया हो गई यहाँ पर सकर्मक। अगर मान कर चलिए यहाँ पर पुस्तक नहीं हो फिर भी सकर्मक क्रिया कहेंगे, क्योंकि कोई न कोई चीज़ वहाँ पर होगी जिसको पढ़ा जा रहा है। पत्र हो, अखबार हो, किताब हो, कोई भी चीज़ हो, पढ़ने वाला काम कोई चीज़ पर होती है, इसीलिए उसको पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है तो यहाँ देखिए, लिखने वाला काम कहाँ हो रहा है? पत्र पर हो रहा है। तो पत्र कर्म है, कर्म के साथ क्रिया है। लिखना भी सकर्मक क्रिया है। तो अब इसी तरह वह सांप को मारता है। मान कर चलिए, वह सांप को मारता है तो किसको मारता है? सांप को मारता है। मारने वाला काम कहाँ हो रहा है? सांप पर हो रहा है। तो यह सकर्मक क्रिया है। क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये आपको हो गया। अब अकर्मक क्रिया के बारे में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। सकर्मक समझ गए हैं, अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया ठीक सकर्मक क्रिया के विपरीत है। अकर्मक समझिए 2 नंबर में, अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म
न हो या नहीं होने की संभावना हो उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे मान कर चलिए, जैसे बोलना, बोलना, हंसना, सोना इत्यादि, ये सब अकर्मक क्रिया है। सब कर्म नहीं रहता है। कैसे मैं सिद्ध करता हूँ? वो जैसे मान लीजिए कि प्रयोग के अनुसार वाक्य में वह बोलता है, वह बोलता है। यहाँ पर कर्म नहीं है, देख रहे हैं आप। वह बोलता है, कर्म नहीं है, सीधे बोलने का प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पर। उसी तरह वह हंसता है। राम सोता है, मान के चलिए राम सोता है, यहाँ पर भी कर्म नहीं है और कर्म की संभावना भी नहीं है। तो जहाँ पर कर्म नहीं हो और कर्म की संभावना भी नहीं हो, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो यह कर्म के अनुसार दो भेद क्रिया के, सकर्मक और अकर्मक, दोनों को आप लोग जान गए। आज दोनों के बारे में, फिर इसके बाद मैं क्रिया के बारे में बता रहा हूँ, उसको आप लोग समझें। रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य भेद यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसको याद करेंगे। पहला है यौगिक क्रिया, किसे कहते हैं समझिए। लिखा हुआ है, जिस वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं, उसे हम कहते हैं यौगिक क्रिया। यौगिक का अर्थ होता है दो वस्तुओं का मिलना, दो क्रियाओं का मिलना, दो शब्दों का मिलना, यौगिक कहलाता है। जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं तो उसे हम कहते हैं यौगिक क्रिया। यहाँ जैसे में देखिए, परीक्षा सीट पर आ पहुंची है, तो यहाँ पर आ पहुंची है, दो क्रियाएं यहाँ पर है, आना और पहुंचना। यहाँ पर दो क्रिया एक साथ आई है यहाँ पर, इसलिए कहते हैं यहाँ पर हम यौगिक क्रिया। जो जहाँ पर दो क्रिया एक साथ आएंगी उसे हम कहते हैं यौगिक क्रिया। आगे चलते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया भी दो क्रियाओं के योग से बनती है, लेकिन क्रिया का मुख्य पहली क्रिया से बनता है। क्रिया का मुख्य अर्थ क्रिया का मुख्य अर्थ पहली क्रिया से बनता है। जैसे चल देना, याद रखिएगा। संयुक्त क्रिया में भी दो क्रियाएं आती हैं, लेकिन क्रिया का मुख्य अर्थ पहली क्रिया से बनता है। जैसे चल देना, आ जाना। तो जाना तो नहीं होता, आना होता है, यहाँ पर चलना होता है। देना आना जो लगा हुआ है उससे अर्थ नहीं बन रहा है। तो मुख्य क्रिया में आपका चल और आ हो गया, यह मुख्य क्रिया है और मुख्य अर्थ इससे निकल रहा है। अब आते हैं हम समस्त क्रिया के बारे में। इसको देखिए, समस्त क्रिया भी दो क्रियाओं के योग से बनती हैं, दोनों का अर्थ बना रहता है। समस्त क्रिया दो क्रियाओं से बनती है, लेकिन इनमें क्या होता है, दोनों का अर्थ निकलता है, दोनों का अर्थ बना रहता है। जैसे यहाँ देखिए, वो पढ़ लिख नहीं सकता, पढ़ लिख नहीं सकता, दोनों का अर्थ बन रहा है। यहाँ पर रोगी उठ बैठ नहीं सकता, ये भी दोनों का अर्थ बन रहा है। तो यह हो गया आपका समस्त क्रिया, है ना। आप लोग यह जान गए रचना के आधार पर। इसमें और भी भेद है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को।
चौथा नंबर है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु का मतलब यह होता है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उस सब करते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा से भी क्रियाएं कभी कभी बनती हैं, सर्वनाम से भी और विशेषण से भी काम चलाने के लिए क्रियाएं बनती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको हाथ से हथियाना, हाथ तो संज्ञा है लेकिन कभी कभी हम लोग बातचीत में हथियाने का प्रयोग करते हैं, वह सामान हथिया लिया, ऐसा प्रयोग करते हैं। मान लेने का अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर गरम से गरमाना, गरम तो विशेषण है, गरमाना वह सामान गरमा रहा है, यह हो गया। इस तरह यहाँ पर यह सर्वनाम है अपना से अपनाना, अपनाना एक क्रिया बन गई है। तो संज्ञा से भी कभी कभी क्रियाएं बनती हैं और सर्वनाम से और विशेषण से भी, उसको हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। अब यहाँ पर आइए प्रणवार्थक क्रिया किसे कहते हैं उसको समझिए। प्रणवार्थक क्रिया उसे करते हैं जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से कराता है। कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से कराता है, उसे हम कहते हैं प्रणवार्थक क्रिया। जैसे राम अपना बाल कटवाता है, बाल कटवा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, यानी राम तो अपना बाल खुद नहीं काटता है, हजाम से अपना बाल कटवा रहा है। जिससे मान लीजिए कि वह किताब पढ़वा रहा है। यह जो पढ़वाना, कटवाना, लिखवाना, यह जो इस तरह की क्रियाएं होगी वो सब क्रियाएं प्रणवार्थक क्रियाएं होती हैं। फिर हम चलते हैं आगे पूर्वकालिक क्रिया। जानिए आप लोग पूर्वकालिक क्रिया कैसे कहते हैं। दो क्रियाएं होंगी, दो क्रियाओं में पहले की क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वो खाकर सो गया, खाकर सो गया तो सो गया के पहले खाकर आया, तो खाकर को कहेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के पहचान का एक नियम है कि इसमें कर लगा रहता है, खाकर, सोकर, पढ़कर, यह जो कर लगा रहेगा वो पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे हम कहते हैं वो खाकर गया, वो पढ़कर सो गया, वह आकर चला गया, आकर खाकर पीकर, सब पूर्वकालिक क्रिया में सब ये क्रियाएं आती हैं। अब आगे देखिए तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया से तुरंत पहले समाप्त होती है। तत्कालिक क्रिया मुख्य क्रिया से तुरंत पहले समाप्त होती है, उसे कहते हैं हम तत्कालिक क्रिया। जैसे वह आते ही सो गया लेकिन उसके पहले आना वाला काम तुरंत हुआ है, तो यह हो गया आपको तत्कालिक क्रिया। तो यहाँ तक आप लोगों को मैंने बता दिया इस क्रिया के बारे में। क्रिया का पूर्ण ज्ञान आपके सिलेबस में यह आपका है, क्रिया का पूर्ण ज्ञान। आप लोग इसको याद करेंगे, समझेंगे, और इसके बाद मैं फिर चैप्टर में बनाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आज इतना ही, धन्यवाद।